बीजेपी ने दिल्ली में अपने मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा कर दी है। शालीमार बाग से पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता दिल्ली की नई सीएम होंगी। विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर सर्वसम्मति से मोहर लगाई गई है। रेखा गुप्ता कल दोपहर 12 बजे रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। विधायक दल की बैठक में परवेश वर्मा ने रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव दिया था। रेखा गुप्ता वैश्य समाज से आती हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली में चौथी महिला सीएम होंगी। सीएम बनाए जाने के बाद उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और विधायक दल को धन्यवाद कहा। वो विधायक बनने से पहले 3 बार पार्षद भी रह चुकी हैं। अमेरिका से निर्वासित अप्रवासियों पर सरकार के सूत्रों ने बताया है कि अब तक 3 उड़ानों से भेजे गए भारतीयों में ज्यादातर पंजाब के थे, इसीलिए प्लेन को अमृतसर में उतारा गया। साथ ही अमेरिकी नियमों के मुताबिक ऐसे निर्वासितों को विमान के अंदर हथकड़ी में ही रखा जाता है। राहुल गांधी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें नमन किया। उनके साहस, शौर्य और निडरता को प्रेरणा स्रोत बताया। उनकी प्रतिमा के साथ अपनी फोटो भी शेयर की। इस पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि राहुल गांधी ने जानबूझकर यह गलती की है। वो हमेशा महाराष्ट्र के महापुरुषों का अपमान करते हैं। दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय में पार्टी महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों की पहली बैठक हुई। इस मीटिंग में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के अंदर जवाबदेही की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सभी महासचिव और प्रभारी अपने प्रभार वाले राज्यों में संगठन और चुनाव परिणामों के लिए जवाबदेह होंगे। राजधानी के लिए भजनलाल सरकार ने बजट पेश किया, जिसमें रोजगार से लेकर धार्मिक कार्यों के लिए फंड घोषित किया गया। मंदिरों के विकास के लिए 101 करोड़ रुपए का प्रावधान है, तो वहीं पुजारियों का वेतन बढ़ाकर 7500 रुपए किया गया है। नए कानून के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दूसरे मामलों में व्यस्तता का हवाला देते हुए वक्त मांगा था। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख अभी तय नहीं की है। इस बीच नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कार्यभार संभाल लिया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ मामले में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और रेलवे से जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि अगर किसी कोच में यात्रियों की संख्या फिक्स है तो उससे ज्यादा टिकटें क्यों बेची गईं? 15 फरवरी को महाकुंभ जाने के लिए उमड़ी भीड़ में भगदड़ के दौरान 18 लोगों की मौत हुई थी। इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला भारत में 3 से 5 बिलियन डॉलर का निवेश कर सकती है। कंपनी के अधिकारी अप्रैल में भारत दौरे पर आएंगे। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स थी कि मस्क इस साल अप्रैल में भारत में कारों का कारोबार शुरू कर सकते हैं। चुनाव नतीजे के 11वें दिन बल्कि 11 दिन बाद यह तय हो गया कि बीजेपी की तरफ से दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा। वो एक नाम जिसका इंतजार दिल्ली के लोगों को था, आतिशी और आम आदमी पार्टी जिस एक नाम को लेकर लगातार सवाल पूछ रही थी, आज उस पर बीजेपी ने अब से कुछ देर पहले फुल स्टॉप लगा दिया है। 11 दिन से जारी सस्पेंस आज खत्म हो गया है। 27 साल बाद दिल्ली में वापसी करने वाली बीजेपी ने महिला मुख्यमंत्री पर दांव खेला है, बल्कि विश्वास जताया है। शालीमार बाग की नवनिर्वाचित विधायक रेखा गुप्ता को दिल्ली की कमान दी गई। विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मोहर लगी। परवेश वर्मा ने रेखा गुप्ता का नाम का प्रस्ताव रखा और सतीश उपाध्याय ने उनके नाम का अनुमोदन किया। मैं रिपीट कर रहा हूं, जिन्होंने जो नाम सामने आ रहे हैं सारे चीफ मिनिस्टर की दौर में। परवेश वर्मा ने रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा, सतीश उपाध्याय ने उनके नाम का अनुमोदन किया। यह मीटिंग बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में हुई। आपको बता दें कि पहली बार उन्होंने विधायक का चुनाव जीता है। पहली बार में ही सीएम पद के लिए उनकी लॉटरी लग गई। पिछले कई दिनों से सूत्रों के हवाले से तो कई दावेदारों के नाम सामने आ रहे थे, लेकिन आज इस पर विराम लग गया। वैसे भी बीजेपी के सीएम फेस का सटीक पता लगाना आखिरी वक्त तक थोड़ा मुश्किल ही होता है। आज भी यही दिखा, बीजेपी सीएम फेस को लेकर पहले भी चौंकाती रही है और दिल्ली में भी ये परंपरा कायम रही। तो दिल्ली में नई सरकार और नई मुख्यमंत्री, सब कुछ तय हो गया है। अगले 5 साल अब रेखा गुप्ता को बीजेपी के किए वादे पूरे करने हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली की शालीमार बाग सीट से विधायक हैं। वो पहली बार विधानसभा का चुनाव जीती हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार वंदना कुमारी को 29,000 से ज्यादा वोटों के बड़े अंतर से हराया है। रेखा गुप्ता को 2015 और 2020 में के विधानसभा चुनाव में इसी सीट से हार मिली थी। पिछली बार वो करीब 4000 के आसपास वोटों से हारी थी। 1993 में बीजेपी के छात्र संघ एबीवीपी से उन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया।
इसके बाद 1996 में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की महासचिव चुनी गई। 1997 में छात्र संघ की अध्यक्ष बन गई। विधायक बनने से पहले वो 3 बार पार्षद भी रह चुकी हैं। 2022 में जब बीजेपी ने उन्हें एमसीडी में मेयर उम्मीदवार बनाया, लेकिन वो आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय के आगे हार गए। 50 वर्षीय रेखा गुप्ता का जन्म हरियाणा के जिंद जिले में हुआ था। उनके पिता एसबीआई में अधिकारी पद पर थे। 1976 में उनका परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। तब उनकी उम्र महज 2 साल थी। इसके बाद रेखा की प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा दिल्ली में ही हुई। यानी दिल्ली में पार्टी भले ही बदल गई, लेकिन एक महिला मुख्यमंत्री आतिशी के जाने के बाद दूसरे दल ने भी महिला मुख्यमंत्री को ही कुर्सी सौंपी है। मुख्यमंत्री बनाए जाने की घोषणा के बाद रेखा गुप्ता मीडिया के सामने आती हैं। उन्होंने दिल्ली की कमान सौंपे जाने पर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। आशीर्वाद, सहयोग और दिल की गहराई से आभार। रेखा जी क्या बात। आपके सामने जो तस्वीर आ रही है, इस तस्वीर में बॉडी लैंग्वेज के लिहाज से बहुत सारे एक्सपर्ट्स बहुत कुछ समझ सकते हैं। कौन कितना मुस्कुरा रहा है, इस पर जरा ध्यान से देखें। ये विजेंद्र गुप्ता दिखाई दे रहे हैं, सतीश उपाध्याय दिखाई दे रहे हैं, फ्रेम में परवेश वर्मा बहुत दूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट शायद थोड़ी कम है। ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को आप। खैर, अब दिल्ली की नई सरकार का रामलीला मैदान में कल शपथ ग्रहण होना है, जिसे 27 साल बाद सरकार में लौटने वाली बीजेपी ने भव्य बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। अन्य राज्यों के नेताओं का दिल्ली आना शुरू हो चुका है। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से शुरू होगा। दोपहर 12:25 पर पीएम मोदी पहुंचेंगे। 12:35 पर दिल्ली की सीएम शपथ लेंगे। इसके बाद 1 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। कल होने वाले मेगा शपथ के लिए निमंत्रण पत्र बांटे जा चुके हैं, जिसमें दिल्ली वालों के अलावा संत, फिल्म स्टार और वीआईपीज को न्योता भेजा गया है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए 3 बड़े स्टेज बनाए गए हैं। सबसे अहम स्टेज पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली की मुख्यमंत्री और पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद होगा। दूसरे स्टेज पर दिल्ली के सभी सांसद और विधायकों के बैठने की व्यवस्था है। तीसरे स्टेज पर साधु संत के बैठने की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय मंत्री और दूसरे वीवीआईपी मंच के ठीक सामने बैठेंगे। इस शपथ समारोह के लिए एनडीए शासित सभी राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम को निमंत्रण भेजा गया है। वैसे कई राज्यों में बजट सत्र चल रहा है, इसीलिए कुछ मुख्यमंत्री मौजूद नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार बिहार में प्रगति यात्रा पर है, इसीलिए वो नहीं आएंगे। कल यूपी में बजट पेश होगा तो योगी आदित्यनाथ भी मौजूद नहीं होंगे। गुजरात और उत्तराखंड के सीएम भी शपथ में शामिल नहीं हो पाएंगे। अरुणाचल प्रदेश के सीएम स्टेटहुड डे के कारण दिल्ली नहीं आएंगे। अरविंद केजरीवाल, आतिशी और दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव को भी न्योता भेजा गया है। शपथ समारोह में दिल्ली के झुग्गियों के प्रधान आमंत्रित किए गए हैं। ये 250 से ज्यादा झुग्गी बस्तियों में रहने वाली जनता को बड़ा संदेश देने की कोशिश है। माना जा रहा है कि लगभग 50,000 लोग इस समारोह में भाग लेंगे। वैसे रेखा गुप्ता के परिवार वालों को यह अंदाजा था कि मुख्यमंत्री वहीं बनेंगे। उनके घर में जश्न जैसा माहौल दोपहर से ही था। रेखा गुप्ता के परिवार वालों ने टीवी 9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। जय श्री राम। कैसा महसूस कर रही हैं, मुख्यमंत्री बन गई हैं? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुश हूँ, परिवार बहुत खुश है। मेरे सारे टोटली रिश्तेदार सब आ गए हैं, सब खुश है। और बस बहू तो बहू है। उम्मीद थी कि वो मुख्यमंत्री बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। उसका काम देख के 1% भी हमें ये नहीं था कि नहीं हो सकता। जी, मैं रेखा जी की देवरानी हूँ और पूरा परिवार उनके साथ हमेशा से उनके स्ट्रगल टाइम में साथ में रहा है। और आज हम लोग इतने खुश हैं कि ये जो उन्हें उपलब्धि मिली है, उसकी मेहनत फल लाई। कुछ हमसे बोला नहीं जाता, कुछ घर में काम नहीं हो रहा था, बस ये था कि बस भाभी जीत जाए, जो मेहनत करी है उसका फल मिले। हमारी अपेक्षा भाभी ने हमेशा खरी उतरी है, वो आगे भी खरी उतरेंगी। उन्होंने जीवन भर मेहनत की है, आज उनकी मेहनत रंग लाई है। मैं उनकी मामी हूँ, ये सिस्टर इन लॉ है रेखा गुप्ता। ऐसे ही जिंदगी में आगे बढ़े। बहुत बहुत बधाई उनको। और उन्होंने 20 साल से मेहनत कर रखी है, उन्होंने कभी भी किसी को निराश नहीं किया। सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत का और मोदी जी ने इतना विश्वास
जगाया और मोदी जी ने एक आम महिला के ऊपर इतना भरोसा करके उनको इतना सपोर्ट दिया है, उन पर भरोसा किया है। पूरी पार्टी का, पूरी भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का, अमित शाह जी का, हमारे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्रिया है। देखिए, अब सवाल यह है कि दिल्ली में बीजेपी ने महिला सीएम पर दाव क्यों खेला है। इसके लिए हमें इस बार के चुनाव का वोटिंग पैटर्न देखना होगा। लोकनीति CSDS का सर्वे कहता है कि इस बार के चुनाव में महिलाओं का 43% वोट बीजेपी को मिला, जबकि आम आदमी पार्टी को 39% वोट मिला। 49 इसके बावजूद आम आदमी पार्टी की हार हुई, क्योंकि पिछले चुनाव की तुलना में इस बार बीजेपी को महिलाओं का 8% ज्यादा वोट मिला और आम आदमी पार्टी के 11% महिला वोट कम हुए। यानी बीजेपी को महिलाओं के वोट भर भर के मिले हैं और नतीजा यह हुआ कि पार्टी ने एक महिला को राजधानी की गद्दी सौंपकर न केवल बड़ी चाल चल दी, बल्कि सबको हैरान कर दिया। इंटरेस्टिंग बात क्या है, पिछली विधानसभा में 8 महिला कैंडिडेट चुनकर आई थी, इस बार 5 हैं और 5 में से 4 बीजेपी की। 3 बड़े फैक्टर्स जो रेखा गुप्ता जी के फेवर में गए। पहला, एज, सिर्फ 50 साल की है, यंग है, युवा अभी भी कहा जा सकता है, वो लीड करेंगी दिल्ली को। दूसरा, संघ से करीबी, और तीसरा, वो वैश्य समाज से आती हैं, जो कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है दिल्ली में, और उसने बीजेपी के ऊपर बहुत दिल्ली में विश्वास जताया। दिल्ली को इससे पहले 3 महिला मुख्यमंत्री मिल चुकी हैं। 1998 में बीजेपी ने सुषमा स्वराज को दिल्ली का सीएम बनाया था। वो दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। उनका कार्यकाल काफी छोटा था। वो 13 अक्टूबर 1998 से लेकर 3 दिसंबर 1998 तक ही सीएम रही। इसके बाद कांग्रेस जीती और शीला दीक्षित का कार्यकाल शुरू हुआ। 1998 से लेकर 2013 तक मुख्यमंत्री नहीं। फिर अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी ने आतिशी को पिछले साल सितंबर में दिल्ली की गद्दी सौंपी और अब उनके बाद बीजेपी ने एक बार फिर एक महिला यानी रेखा गुप्ता पर भरोसा जताया। इंटरेस्टिंग यह होगा कि कल की शपथ से पहले क्या कुछ सरप्राइजेस और भी हैं, सोचने वाली बात है। या अभी आने वाले समय में कितने सरप्राइजेस हैं, जैसे क्या कोई डिप्टी सीएम होगा, स्पीकर कौन बनेगा, उसमें एज का क्राइटेरिया देखा जाएगा कि नहीं देखा जाएगा, अगर डिप्टी सीएम होंगे तो कितने डिप्टी सीएम होंगे, ये सारे फैक्टर्स हम आपको बताते रहेंगे। दिल्ली में नए सीएम के साथ रामलीला मैदान भी खूब चर्चा में है। आमतौर पर शपथ का कार्यक्रम LG हाउस यानी राजनिवास में होता है, लेकिन शीला दीक्षित का कार्यकाल छोड़ दें तो पिछली कुछ सरकारों में यह परंपरा टूटती रही है और इस बार भी यही हो रहा है। अब तक 6 मुख्यमंत्रियों ने राजनिवास में शपथ ली है, जबकि 2 मुख्यमंत्रियों ने बाहर शपथ ली है। बीजेपी विधायक परवेश शर्मा के पिता और दिल्ली के पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा ने दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में शपथ ली थी। 3 बार दिल्ली के सीएम रहे अरविंद केजरीवाल ने तीनों बार रामलीला मैदान में ही शपथ ली। अन्ना आंदोलन के बाद दिल्ली में राजनीतिक जीत हासिल करने वाले अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान में ही अनशन किया था। तो इस मैदान में शपथ के पीछे एक सियासी संदेश है, खासकर केजरीवाल के संदर्भ में, क्योंकि इसी मैदान में आंदोलन के बाद उनकी सियासी जमीन तैयार हुई थी, जहां अब बीजेपी की सरकार शपथ ले रही है। केजरीवाल को विशेष तौर पर न्योता भी दिया गया है। ये वो मैदान है जहां से बहुत बड़े बड़े आंदोलन चढ़े। अगर आपको याद होगा, इमरजेंसी के दौरान भी इसी रामलीला मैदान से बहुत बड़ा इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन हुआ। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण इसलिए भी खास है क्योंकि बीजेपी के आदर्श श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1952 में यहीं से जम्मू कश्मीर पर सत्याग्रह की शुरुआत की थी। वैसे रामलीला मैदान सिर्फ बीजेपी के लिए ही नहीं बल्कि दूसरे राजनीतिक दलों के लिए भी ऐतिहासिक महत्व रखता है। दिल्ली के बीचों बीच करीब 10 एकड़ में फैला यह मैदान कई राजनीतिक और सामाजिक आयोजनों का गवाह रहा है। 19वीं शताब्दी से ही वहां रामलीला का आयोजन होता रहा है। इसके लिए बहादुर शाह जफर ने खुद अपने जुलूस का रास्ता तक बदलवा दिया था ताकि वो आते जाते इसका दीदार कर सकें। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान को हराने के बाद 1972 में इसी मैदान में इंदिरा गांधी ने भारत की जीत पर रैली की। इस युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे और नया मुल्क बांग्लादेश बना था। पाकिस्तान के साथ जब 1965 में युद्ध हुआ तो इसी मैदान से तब के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। 1975 में जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली के रामलीला मैदान से कांग्रेस की सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है कि नारा भी इसी मैदान से दिया गया था। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भी भाषणों का शोर रहा। पहले दिन जहां भाषा पर जुबानी तीर चले तो आज महाकुंभ पर महाभारत दिखी।
सीएम योगी आदित्यनाथ फुल फॉर्म में थे। अपने 1.5 घंटे के भाषण में उन्होंने महाकुंभ के बहाने विपक्ष पर प्रचंड प्रहार किया, चुन चुनकर जवाब दिया, कीवर्ड्स के जरिए समझते हैं। तो उन्होंने संगम, अकबर, अक्षय वट, सरस्वती कूप, काहिरा, नेपाल और उपचार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। इस दौरान सदन में शेरो शायरी भी हुई, उन आरोपों का जवाब दिया जिसे लेकर महाकुंभ के दौरान विरोधी खेमा हमलावर रहा, चाहे वो अखिलेश यादव हो, लालू यादव हो, ममता बनर्जी हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे। नाम ले लेकर योगी आदित्यनाथ ने कटाक्ष भी किया और सोच पर सवाल भी उठाए। स्वीकृति का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो शुरू से विरोध कर रहे थे अंततः चुपचाप जाकर के डुबकी लगाए। अक्षय वट का नाम भी उनको नहीं मालूम। सरस्वती कूप को सरस्वती नदी कहते हैं, ये आपका जनरल नॉलेज है। श्री लालू यादव जी कह रहे हैं अरे ये सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू का कुंभ है। यानी सनातन धर्म के इस महायोजन को फालतू उनको दिखाई देता है। इनके एक और सहयोगी उससे भी 2 कदम आगे आकर के कहती हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया। ये क्या है, ये क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नेता अध्यक्ष कहते हैं कुंभ भगदड़ में हजारों लोग मारे गए। और जया बच्चन क्या कहती हैं कि समाजवादी पार्टी की नेत्री है, शवों को गंगा में बहा दिया गया, इससे पानी प्रदूषित हुआ है। जब उन्होंने सेलिब्रिटीज को और बिग पर्सनालिटीज को लिफाफा दिया और उन्हें निमंत्रण दिया तो लोगों का और भरोसा बढ़ा कि वहां पर इंतजाम बहुत अच्छे होंगे, लेकिन इंतजाम अच्छे नहीं थे। क्या सनातन धर्म का अनुयायी बनना या सनातन धर्म के किसी आयोजन को भव्यता के साथ करना क्या कोई अपराध है? और अगर अपराध है तो हमारी सरकार इस अपराध को कर रही है और आगे कर रही है। अभी तक की सबसे ज्यादा लोग खोए इसी कुंभ में है, जान गई इसी कुंभ में। काहिरा में अग्निकांड की घटना को प्रयागराज के साथ जोड़ना, नेपाल की घटना को, झारखंड की घटना को या वेस्ट बंगाल की घटना को या देश के अंदर की किसी बड़ी दुर्घटना को प्रयागराज के साथ जोड़ना, इस प्रकार के लगातार वीडियो सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी आप देख सकते हैं। लोग बीमार हुए इसी कुंभ में, लोगों को सड़कों पर रातों रात सोना पड़ा। कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में चुन चुन के बस्तियों को लूटा, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। देखिए, महाकुंभ को लेकर योगी आदित्यनाथ का प्रहार हुआ तो विपक्षी खेमे ने भी जवाब देने में देरी नहीं लगाई। आज लखनऊ में इस पर पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से बयानों की फायरिंग एक बार फिर हुई। देखिए, ममता बनर्जी जी ने जो कहा है वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ने, ठीक ही कहा है। उनके लोगों की भी जान गई है, तो बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है जो बंगाल या और प्रदेशों से आए थे। एफआईआर भी नहीं दर्ज हो रही है। समाजवादी पार्टी हो या ममता बनर्जी हो, सभी लोग पूरी तरह से सनातन धर्म के विरोध पर उतर आए हैं। ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति के तहत इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, खासकर अल्पसंख्यकों को, मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए, वोट के लिए करते हैं और जनता से इन्हें माफी मांगनी चाहिए। योगी बाबा की सरकार ने, इनकी व्यवस्था ने महाकुंभ को कलंकित किया है। ये कलंक हमेशा हमेशा इनके ऊपर रहेगा, जिसका जवाब ये नहीं दे पाएंगे। ये मानसिक तौर से बुरी तरह से बीमार हैं, इलाज करावें। मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति की सजा इनको पहले ही मिल चुकी है। श्री अखिलेश यादव जी ने ममता दीदी के बयान का समर्थन करके उन्होंने उस बयान को दोहराने का काम किया है। तो जो ऐसी धारणा रखते हैं, ऐसी कामना करते हैं, उनका भी वही हश्र होगा जैसे वो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात समाजवादी पार्टी यूपी में समाप्तवादी पार्टी बनेगी। वैसे चलते चलते जरा उर्दू की चर्चा कर लेते हैं, जिस पर विधानसभा में कल सीएम योगी ने विरोधियों को खूब सुनाया था, तो आज बारी विपक्ष की थी। विपक्ष ने उनके भाषण और शेर व शायरी का जिक्र करते हुए खूब तंज किया और याद दिलाया कि खुद योगी आदित्यनाथ ने सदन में किस तरह उर्दू शब्दों का इस्तेमाल किया। अखिलेश यादव ने तंज करते हुए शायराना अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने लिखा, कल कर रहे थे जो मुखालिफत, आगे बढ़कर
आज वाहवाही लूट रहे हैं, आज वाहवाही लूट रहे उर्दू के शेर पढ़कर। वही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने उनके भाषण में बोले गए उर्दू शब्दों की गिनती गिना दी। लिस्ट जारी करते हुए संजय सिंह ने कहा कि करीब 5 मिनट के एक अंश में योगी आदित्यनाथ ने उर्दू के 9 शब्द बोले। संजय सिंह ने उर्दू के एक शब्द को अपनी पोस्ट में बकायदा लिखकर बताया है। अब आपको भारतीय सेना के 2 दमदार हथियार दिखाते हैं। एक हवा में उड़कर आतंकियों का अंत करेगा, तो दूसरा सैनिकों के हाथों में आते ही दुश्मनों के दी एंड की गारंटी बन जाएगा। हम बात कर रहे हैं भारत के स्वदेशी कामिकाजी ड्रोन और एडवांस मशीन गन की, जिन्हें भारतीय सेना में शामिल भी कर लिया गया है। हम बारी बारी से आपको इन दोनों ही हथियारों की विशेषता बता रहे हैं। शुरुआत स्वदेशी ड्रोन से करते हैं, जिसके इस बारे में सुनकर यकीन मानिए सीमा पार आतंकियों के खेमे में खलबली मचती है। ये बात तो अब आप भी जान ही गए होंगे कि भारत रक्षा के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है, और अभी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो घातक ड्रोन देख रहे हैं, ये रक्षा क्षेत्र में उसी आत्मनिर्भर बनने वाली कड़ी का प्रमुख हिस्सा है। भारतीय सेना ने इसे मदर ड्रोन नाम दिया है, जो कि पलक झपकते ही आतंकवादियों का काम तमाम कर देगा। इसकी एक नहीं कई विशेषताएं हैं जो इसे कामिकाजी ड्रोन वाली कैटेगरी में टॉप पर ले जा सकती हैं। जैसे कि इस मदर ड्रोन के साथ 2 छोटे ड्रोन भी बंधे होंगे, टारगेट को नष्ट करने के लिए, जिनका काम अपने साथ में एम्युनिशन यानी कि RDX को भी ले जाना होता है। सबसे बड़ी बात यह आत्मघाती है, यानी ये दुश्मनों का अंत करने के दौरान खुद नष्ट हो जाएगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इस मामले में निशाना अचूक रहने वाला है, और ये ड्रोन ऑल वेदर परफॉर्मेंस देने वाला है, यानी कि दिन हो या रात, तूफान हो या मूसलाधार बारिश और बर्फबारी, ये ड्रोन अगर एक बार आसमान में उड़ा तो फिर मिशन पूरा करके ही दम लेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, आपने पिछले वर्ष आतंकियों का नए किस्म का हमला देखा होगा, जब जम्मू कश्मीर में आतंकी अटैक करके जंगलों में भाग जाते थे, गुफाओं में छिप जाते थे। ये ड्रोन ऐसी परिस्थिति में उन्हें घने जंगलों में भी ढूंढ निकालेगा और उनकी लोकेशन ट्रेस करके बचना नामुमकिन कर देगा। और सिर्फ एंटी टेरर ऑपरेशन ही नहीं, बल्कि युद्ध काल में भी ये ड्रोन कारगर सिद्ध हुआ। आपने ड्रोन वॉरफेयर के बारे में जरूर सुना होगा, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर पश्चिमी एशिया की जंग, हर जगह ड्रोन गेम चेंजर साबित हुए हैं। और ये भारत का स्वदेशी ड्रोन ऐसे किसी भी संकट काल में भारतीय सेना के लिए संकट मोचक बनेगा। इसमें सैनिकों के जान माल का नुकसान भी ना के बराबर होगा। वैसे आप इस स्वदेशी कामिकाजी ड्रोन को इस क्षेत्र में भारत की ऊंची उड़ान भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बेहद किफायती है और विदेशों में जब इसकी डिमांड बढ़ेगी तो भारत ड्रोन का निर्यात करके मोटी कमाई भी कर सकता है। आपने सेना का ये स्वदेशी कामिकाजी ड्रोन देखा, अब आपको सेना के एडवांस स्वदेशी मशीन गन के पराक्रम दर्शन कराते हैं। भारतीय सेना ने हथियारों के अपने बेड़े में ड्रोन के अलावा इस ASMI सब मशीन गन को भी शामिल कर लिया है। नॉर्दर्न कमांड को मिल चुकी है 9 mm की मशीन गन है, जिसे असमी मशीन पिस्टल का नाम दिया गया है। इस मशीन गन का वजन बहुत ही कम है, रेंज 100 मीटर है। इसके ऊपर टेलीस्कोप लेजर बीम बायनोकुलर आसानी से लगाया जा सकता है, और ये क्लोज कॉम्बैट में काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाली है, क्योंकि करीबी लड़ाई में सैनिक छोटे, घातक और हल्के हथियार का इस्तेमाल करते हैं। सब मशीन कार्बाइन ASMI गन का आसमी जिसे कहते हैं, गन को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के सहयोग से विकसित किया गया है, और इसे 9x19 mm पैराबेलुम कारतूस के लिए बनाया गया है। इस कार्ट्रिज का इस्तेमाल आमतौर पर हैंड गन या सब मशीन गन में किया जाता है। यह कारतूस इतिहास में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली गोलियों में से एक है। इसके साथ ही भारतीय सुरक्षा बलों में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला मानक कैलिबर है। इसकी मैगजीन क्षमता 32 राउंड की है और 1 मिनट में 800 राउंड तक फायरिंग कर सकती है। इस हथियार का उद्देश्य पुरानी हो चुकी 1A कार्बाइन की जगह लेना है। आप इन दोनों ही हथियारों पर अब जम्मू से हमारे सहयोगी अंकित भट्ट की वीडियो रिपोर्ट देखें। अटैक ड्रोन है, ये कामिकाज़ा हाई स्पीड ड्रोन है, यानी कि दुश्मन के इलाके में अगर असॉल्ट करना है तो किस तरीके से करना है, इस
ड्रोन सिस्टम के ज़रिए। इसमें हाईटेक कैमरे लगे हुए हैं। इसके साथ साहब ये क्या है? ये जो एक हाई स्पीड कामाकाजी ड्रोन है, ये जो है मदर ड्रोन है। इसका काम होता है टारगेट तक कामाकाजी ड्रोन को लेके जाना। कितने किलो तक की पेलोड? 5 केजी तक ये पेलोड लेके जा सकता है। इसके अंदर हम RDX भर सकते हैं 150 से 300 ग्राम और दुश्मन के एरिया में लेके जा सकते हैं और टारगेट को बर्बाद कर सकते हैं। साथ ही हम एक FPV रखा हुआ है, फर्स्ट पर्सन व्यू, जो कि कैमरे का व्यू है, वो उसमें दिखाई देगा। हाल ही में ही भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हुई है ये 9mm असॉल्ट राइफल। इसकी मैगजीन टोटल इसके साथ 5 मैगजीन आती है और हर एक मैगजीन में 30 राउंड आते हैं। तो टोटल 5 मैगजीन के साथ 150 राउंड हम इसको एक साथ कैरी कर सकते हैं। इसका कुल मिला के रेंज 100 मीटर है। तो हम जो लंबे समय में दुश्मन जो निकलने वाले उसको हम आसानी से बर्बाद कर सकते हैं। तो ज़्यादातर इस्तेमाल हम CQB रोल में करते हैं, ताकि जाके जो क्या है कि क्लोज क्वार्टर बैटल, यानी जो नज़दीक वाले दुश्मन है, जैसे रूम इंट्रोगेशन हो गया, इसके जो नज़दीक वाले दुश्मन को मारने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ताकि इसको आसानी से कैच को दबा के फोल्ड करके इस तरह से हम आसानी से फायर कर सकते हैं।